हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम लोग विटामिन्स वाले टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। जो कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने ऑलमोस्ट 35 एक से लेके 35 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर रखा है, और आज हम लोग 36 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग सीधे सवाल पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स कॉन्टेन कोबाल्ट। यानी वो कौन सा विटामिन, चारों ऑप्शन में वो कौन सा विटामिन है जो कोबाल्ट, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। अगर विटामिन 6 की बात किया जाए तो इसका जो केमिकल नेम है स्टूडेंट, ये है आपका पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन विटामिन सी, विटामिन B6 का केमिकल नेम है एक्चुअली। तो विटामिन B6 को हम लोग केमिकली पायरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B2 की बात करें, अगर B2, तो इसे हम लोग राइबोफ्लेविन कहते हैं, राइबोफ्लेविन। ओके। विटामिन B1 की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो विटामिन B1 को थायामीन कहते हैं। कहीं कहीं इसको थियामीन भी कहते हैं, THIAMINE। कहीं कहीं ऐड मिलता है, कहीं कहीं ये एब्सेंट होता है, तो दोनों आप कह सकते हो, थायामीन या थियामीन, ये दोनों के नाम से ये जाना जाता है। ओके, विटामिन B1। विटामिन B12 की अगर बात किया जाए तो इसे कोबैलामीन कहते हैं, कोबैलामीन। तो जैसा कि इसमें नाम से लग रहा है कि कोबैलामीन यानी कोबाल्ट से मिलता जुलता एक टर्म आपको देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली विटामिन B12 जो होता है स्टूडेंट, उसमें कोबाल्ट देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12 में कोबाल्ट देखने को मिलता है। अगला सवाल है स्टूडेंट, थायामीन इज, बेसिकली ये उस विटामिन का नाम पूछ रहा है जो भी हम मैंने आपको बताया कि थियामीन या थायामीन जो होता है वो विटामिन C को कहते हैं, या विटामिन B2 को कहते हैं, B6 को कहते हैं, विटामिन B1 को कहते हैं। तो थायामीन स्टूडेंट बेसिकली विटामिन B1 को कहा जाता है। विटामिन B1 को यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, विटामिन B1 को थायामीन कहते हैं। विटामिन B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं। सेम जैसे पिछले सवाल में था वही सेम चीज है, मैं बस रिपीट कर रहा हूँ। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहते हैं। एंड विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी सी को सॉरी विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो कभी कभी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा विटामिन है जिसे एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, या ये सिंपली पूछ लिया जाता है कि एस्कॉर्बिक एसिड क्या है। तो ये बेसिकली विटामिन सी को कहते हैं। ओके। तो इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन B1 को थायमीन कहते हैं। ओके। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल इन कीपिंग अ ड्रीम इन मेमोरी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। बेसिकली इसके कहने का मतलब ये है कि वो कौन सा विटामिन है जो सपनों को याद करने में या ज़्यादा समय तक याद रखने में मददगार होता है। ओके। वो सपना जो आप लोग देखते हैं रात में सोते समय, उसी के बारे में बेसिकली ये पूछ रहा है। तो उसमें भी किसी न किसी एक विटामिन का काम होता है। तो बेसिकली B6, विटामिन B6 जो है स्टूडेंट, यानी पायरिडॉक्सिन जो है, वो बेसिकली आपके सपनों को ज़्यादा लंबे वक्त तक याद करने में मददगार होता है। यानी अगर विटामिन B6 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसकी जगह विटामिन B9 या विटामिन B12 ये ऑप्शन में रहेगा, तो ये भी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेकिन विटामिन B6 अगर आपके ऑप्शन में है और वो सवाल यही पूछ रहा है कि सपनों को यानी ड्रीम को याद करने में, ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक रखने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो विटामिन B6 मददगार होता है। इसे पायरिडॉक्सिन भी कहा जाता है। ओके। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विटामिन दे रखा है और उससे होने वाले, उसकी कमी से होने वाले डिजीज के बारे में दे रखा है। तो विटामिन ए की अगर बात किया जाए तो ये बेसिकली नाइट ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसमें चार ऑप्शन में बेरी बेरी, ब्लाइंडनेस, रिकेट्स, स्कर्वी।
तो विटामिन ए को अगर हम लोग ब्लाइंडनेस से मिला दें, यानी ए का 2 से, तो ए का 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बाकी सारे ऑप्शन इसके कट जाएंगे। ओके, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नाइट ब्लाइंडनेस की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में ऑप्शन बी में दे रखा है कि विटामिन ए जो है ब्लाइंडनेस, बाकी ऑप्शन को भी हम लोग मैच करा देते हैं। विटामिन बी की बात अगर करें तो बेरी बेरी हो गया, स्कर्वी तो होता नहीं है क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी से होता है, तो सी का आपका देख रहे हैं 4, तो ये इसमें मैच कर गया। विटामिन डी की बात किया जाए तो ये इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे रिकेट्स बोलते हैं। रिकेट्स या ऑस्टियोमलेसिया, बेसिकली जो हड्डियों में कमजोरी हो जाती है वो विटामिन डी की कमी से होती है, उसी को हम लोग रिकेट्स बोलते हैं। बच्चों में जो हो रहा है वो रिकेट्स हो गया, ऑस्टियोमलेसिया यंग कंडीशन में होता है। तो बेसिकली रिकेट्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। सिर्फ एक बचा विटामिन बी, तो विटामिन जो बेरी बेरी होता है वो विटामिन बी1 की कमी से होता है, थायामीन जिसे कहते हैं। तो बी का ए अगर लगा दिया जाए तो ये करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट, यहाँ पे डिजीज दे रखा है और उसके होने वाले कारक, यानी किन वजहों से ये होता है। नाइट ब्लाइंडनेस अभी जस्ट हम लोगों ने देखा, ये विटामिन ए की कमी से होता है। तो ए का अगर हम 4 लोग मैच करा रहे हैं, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जा रहा है। ए का 4 इसी में है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी हम लोग देख लेते हैं। रिकेट्स की मैंने बात किया कि ये विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी की बात हम लोगों ने बात किया अभी, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी बेरी विटामिन बी1 की कमी से होता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नो करेक्टली मैच्ड, यानी वो कौन सा ऑप्शन है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। विटामिन ए की अगर बात किया जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी करेक्टली मैच्ड है। विटामिन बी3 जिसे हम लोग नियासिन बोलते हैं, विटामिन बी3 की अगर बात करें तो इसका केमिकल नाम है नियासिन। नियासिन को ही विटामिन बी3 कहते हैं। ओके, तो विटामिन बी3 की कमी से होने वाला जो रोग होता है स्टूडेंट उसे हम लोग पेलाग्रा बोलते हैं, ये भी करेक्ट मैच है। विटामिन डी की अगर बात करें तो इसे हम लोग, विटामिन डी की अगर बात किया जाए तो ये कैल्सीफेरॉल इसे बोला जाता है, इसका केमिकल नेम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल को ही विटामिन डी कहा जाता है। ओके, तो विटामिन डी की कमी से कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है या ऑस्टियोमेलेसिया होता है, ना कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस होता क्या है स्टूडेंट, ये बेसिकली एक जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज है, या यूं कह लीजिए इसे जेनेटिक डिजीज है, ना कि ये किसी विटामिन की कमी से होने वाला डिजीज। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्टली मैच्ड नहीं है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो पूछा है कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। फॉलिक एसिड की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो फॉलिक एसिड जो होता है आपका, ये आपका विटामिन बी9 को कहा जाता है, और इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है एनीमिया होता है, विटामिन बी9। और विटामिन बी12 की कमी से जो होता है वो पर्नीसियस एनीमिया होता है। तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा, फॉलिक एसिड यानी बी9 की वजह से एनीमिया होता है, और विटामिन बी12 की कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है। ओके, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है स्टूडेंट 42 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। हर क्वेश्चन में नॉट ही पूछा हुआ है ज्यादातर। ओके, तो यहाँ पे जो नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है, तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी की कमी से ब्लीडिंग गम्स होता है, यानी स्कर्वी रोग होता है, ये भी बिल्कुल सही है। विटामिन ए की कमी से रियूमेटिज्म, तो रियूमेटिज्म होता क्या है बेसिकली स्टूडेंट, रियूमेटिज्म जब इंसान के जोड़ और मांसपेशियों में दर्द या सूजन हो जाए, उस कंडीशन को हम लोग रियूमेटिज्म कहते हैं। यानी आप यूँ कह लीजिए कि जो जोड़ होते हैं, जोड़ हड्डियों के जो जोड़ होते हैं, एंड मांसपेशियों में सूजन, मांसपेशियों में दर्द एवं सूजन, मांसपेशियों में दर्द और सूजन की कंडीशन को ही हम लोग रियोमेटिज्म कहते हैं। बेसिकली ये एक ब्रॉड टर्म है, यानी एक अम्ब्रेला टर्म है। ये किसी एक पर्टिकुलर रोग के बारे में यूज नहीं किया जाता है। ये जब भी यूज किया जाता है तो उसमें मल्टीपल जो डिजीज होते हैं उनको कंबाइंड करके इसका यूज किया जाता है।
तो विटामिन ए की कमी से रियोमेटिज्म नहीं होता और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वो नॉट पूछा है। ओके, विटामिन B1 जिसे हम लोग थायमिन कहते हैं, इसकी कमी से बेरी बेरी होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो A, B एंड D करेक्ट आंसर है। विटामिन जो ऑप्शन नंबर सी है यानी विटामिन ए रियोमेटिज्म, ये गलत ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बारे में पूछ रखा है। लिस्ट 1 में कुछ विटामिन के नाम दे रखे हैं, केमिकल नाम, और लिस्ट 2 में जो है उनसे होने वाले डिजीज के बारे में पूछ रखा है। ओके, तो रेटिनॉल की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो रेटिनॉल से या तो जीरोफ्थैल्मिसिस हो गया या आपका नाइट ब्लाइंडनेस होता है। यहाँ पे पर्नीसियस एनीमिया दे रखा है जो कि एक विटामिन B12 से होता है, और विटामिन B12 का नाम क्या था, साइनोकोबैलामिन या कोबैलामिन। ओके, तो सी का आप ए मैच करा सकते हैं। अब आगे टोकोफेराल। टोकोफेराल बेसिकली विटामिन ई के बारे में बात कर रहा है। टोकोफेराल जो है वो विटामिन ई, विटामिन ई के बारे में अगर बात किया जाए तो उसका केमिकल नाम जो है वो टोकोफेराल है। और विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग होता है बेसिकली वो आपका स्टेरिलिटी होता है, यानी बांझपन। ये कल वाले लेक्चर में यानी पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि स्टेरिलिटी किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ई की कमी से होता है, जिसका केमिकल कंपोजिशन या केमिकल जो नाम है उसे हम लोग टोकोफेराल कहते हैं। ओके, और साइनोकोबैलामिन मैंने मैच करा ही दिया है, पर्नीसियस एनीमिया इसे कहते हैं। इसके बाद जो रेटिनॉल है, रेटिनॉल बेसिकली स्टूडेंट ये आपका इससे कंजंक्टिवाइटिस होता है। कंजंक्टिवाइटिस एक आंख की बीमारी होती है, एक आंख की बीमारी। आंख की बीमारी को कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। और बेसिकली रेटिनॉल जो है वो आंख यानी नाइट ब्लाइंडनेस के क्या कहते हैं क्योर में यानी निदान में उसका यूज किया जाता है। तो बेसिकली ए रेटिनॉल को कंजक्टिवाइटिस से मैच कराया जा सकता है। तो एक अगर 3 से मैच कराए तो 2 ऑप्शन आपका चला गया, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। बी टोकोफेराल की अगर बात की जाए तो मैंने मैच करा ही दिया, विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग होता है उससे स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये 4 अभी भी मैच कर रखा है। साइनोकोवैलेंट की अगर बात की जाए तो सी का ए से अगर मैच कराइए आपको ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये सब सवाल सॉल्व करने में आप लोगों को टेक्निक थोड़ा समझ में आ रहा होगा। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट अ विटामिन। इसमें पूछ रखा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विटामिन नहीं है। तो नियासिन की अगर बात किया जाए, नियासिन मैंने आपको बताया कि विटामिन B3 को बोलते हैं। ओके, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। राइबोफ्लाविन की अगर बात किया जाए तो विटामिन B2 को कहते हैं, विटामिन B2 को। और पायरिडॉक्सिन की अगर बात किया जाए तो विटामिन B6 को कहते हैं। तो बचा एक ही ऑप्शन, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो होता है स्टूडेंट ये बेसिकली एक हार्मोन है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है स्टूडेंट ये बेसिकली एक हार्मोन है, ये सिक्रीटेड बाई या सिक्रीटेड फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। गले में, इंसान के गले में, नेक में एक मतलब क्या कहते हैं आप, ग्रुप ऑफ सेल्स इसका मतलब ऑर्गन के पाया जाता है जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है। बेसिकली उस ऑर्गन के द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसे हम लोग थायरॉक्सिन कहते हैं। ऐसे कहा जाता है ना कि विटामिन आयोडीन की कमी से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में एक घेंगा रोग हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है उसमें जो गला होता है वो स्वेल कर जाता है यानी सूज जाता है। उसी कंडीशन को हम लोग थायराइड मतलब घेंगा रोग कहते हैं। वो किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है। तो बेसिकली जो आयोडीन की कमी होती है सबसे ज्यादा इम्पैक्ट यानी उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो होता है वो थायराइड ग्लैंड पे होता है, जिस वजह से घेंगा रोग हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो थायरॉक्सिन है ये थायरॉक्सिन उसी थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होता है। यह एक क्या है स्टूडेंट, ये एक हार्मोन है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ डाइट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एनर्जी टू द ह्यूमन बॉडी। यानी इन 4 ऑप्शन में पूछ रखा है कि वो कौन सा कॉम्बिनेशन है या कौन सा ग्रुप है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एनर्जी ह्यूमन बॉडी को मिलती है। फैट है, ये हो सकता है, प्रोटीन है, हो सकता है, लेकिन विटामिन से उतना ज्यादा आपको एनर्जी नहीं मिलती। तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। यहाँ भी विटामिन दे रखा है तो इस वजह से विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, ये सबसे लीस्ट अगर पूछता तो शायद ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, लेकिन आपको मैक्सिमम पूछ रखा है यानी मैक्सिमम एनर्जी।
तो ऑप्शन ये बी भी आपका नहीं होगा। सी में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन अगर ये तीनों मिल जाएं तो इंसान को सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको देखने को मिलेगा। ओके, यानी सबसे ज़्यादा एनर्जी देने वाला ह्यूमन बॉडी को यही है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया और प्रोटीन हो गया। और ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यहाँ पे विटामिन दे रखा है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इन विच कैटेगरी ऑफ फूड इज द मोस्ट अमाउंट ऑफ कैलोरी पर यूनिट। ओके, पूछ रहा है कि जो चार ऑप्शन दिए हैं, विटामिन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, इन चार ऑप्शनों में से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो पर यूनिट आपको देखने को मिलेगा वो किस में मिलता है। तो इसका कुछ फैक्चुअल ये नेचर का सवाल है। तो इसका अगर फैट को देखा जाए तो फैट में आप देखेंगे कि 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको एनर्जी देखने को मिलता है, किसमें, फैट में। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को सी एच टू ओ भी कहा जाता है। इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख दिया हूं, लेकिन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट। ओके, तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को अगर देखा जाए तो इसमें 4 यानी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको देखने को एनर्जी मिलेगा। ओके, तो बेसिकली ये सवाल ये पूछ रहा है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है। अगर उसको पर ग्राम यूज किया जाए तो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा फैट में। फैट में 9.3 किलो कैलोरी पर ग्राम देखने को मिलेगा, लेकिन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में आपका लगभग 4 के आसपास देखने को मिलता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फैट। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, एप्पल्स यानी जो सेब होता है, सेब के बारे में पूछ रहा है कि जो सेब, एप्पल्स हैव स्पेशल वैल्यू ऑफ फॉर हार्ट पेशेंट, यानी जो हार्ट के यानी हृदय के जो बीमारी वाले रोगी होते हैं उनके लिए जो सेब होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है। तो किस कारणों से ये फायदेमंद होता है, यानी बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ, यानी उनमें कौन सी चीज है, कौन सा मिनरल ऐसा होता है जिसकी वजह से जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनके लिए एप्पल जो है, सेब जो होता है वो काफी फायदेमंद होता है। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम ओनली। यानी अगर आप ये देखें कि जो एप्पल होता है, एप्पल में जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम को काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यही वजह है कि पोटेशियम जो होता है ये हार्ट के पेशेंट को काफी फायदेमंद होता है, यानी हार्ट के पेशेंट के लिए ये काफी फायदेमंद होता है। तो एप्पल में सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा आपका स्टूडेंट, ये पोटेशियम हो जाएगा। ओके, पोटेशियम के साथ साथ अगर देखा जाए तो कैल्शियम जो होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। पोटेशियम के अलावा कैल्शियम भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कैल्शियम है नहीं, इस वजह से पोटेशियम ओनली के थ्रू, मतलब ऑप्शन के थ्रू जाया जाएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, विच वन इज नॉट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात किया जाए, माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो न्यूट्रिएंट की अगर हम लोग बात करें तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट या वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी आवश्यकता जीवों को जीवन भर थोड़ी मात्रा में विभिन्न शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करने के लिए होता है। बेसिकली इसको सिंपल शब्दों में कहा जाए तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के लाइफ साइकिल में बहुत कम इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी ज़रूरत होती है। यानी जब भी इनका यूज किया जाता है बहुत कम मतलब आप यूँ कह लीजिए कि कैपेसिटी में यूज किया जाता है, यानी इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये ज़रूरी होते हैं किसी भी ह्यूमन बॉडी के ग्रोथ या फिटनेस के लिए। ओके, अगर एग्जांपल के तौर पे देखा जाए कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आते हैं, तो आप यूँ कह लीजिए कि आयरन हो गया, आयरन के अलावा बोरान हो गया, कॉपर हो गया, क्लोराइड हो गया, मैग्नीज हो गया, यमन, निकिल हो गया, निकिल के अलावा जिंक हो गया, एंड फाइनली आप यूँ कह लीजिए मोलिब्डेनम। तो आयरन, बोरान, कॉपर, क्लोराइड, मैग्नीज, निकिल, जिंक एंड मोलिब्डेनम जो है ये सब क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं। ओके, अगर वहीं पे हम लोग मैक्रो की बात करें,
यानी ऐसे एलिमेंट या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी ज़रूरत ह्यूमन बॉडी को उसके लाइफ साइकिल के दौरान ज़्यादा मात्रा में पड़ती है, तो उसे हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा सल्फर हो गया, सल्फर के अलावा कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के अलावा आपको देखने को मिलेगा मैग्नीशियम। यहाँ पे मैग्नीशियम है, यहाँ पे मैग्नीज है, तो दोनों में थोड़ा डिफरेंस आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के अलावा आपको फास्फोरस हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा लिस्ट आप ध्यान में रखिएगा, या यूँ कह लीजिए आप इसको एक कहीं नोट्स में लिख लीजिएगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं और मैक्रो के कौन कौन से हैं। तो अब हम लोग थोड़ा ऑप्शन पे आते हैं कि इनमें पूछा है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो आयरन, आयरन बिल्कुल है। फिर जिंक, जिंक की अगर बात करें तो जिंक यहाँ पे है, बिल्कुल ये भी है। सल्फर की अगर हम लोग बात करें तो सल्फर जो है वो आपका माइक्रो में आ जाएगा। और मैग्नीज की अगर हम लोग बात करें तो मैग्नीज आपका माइक्रो में आ जाएगा। तो यानी ये जो सल्फर है ये आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, न कि माइक्रो। ओके, तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। अगला सवाल स्टूडेंट, बनाना एक्सेप्टेड एज मोस्ट कैलोरीज फ्रूट हैज व्हाट अमाउंट ऑफ कैलोरीज पर ग्राम पर 100 ग्राम। ओके, तो बेसिकली सवाल ये कह रहा है कि जो केला होता है उसके 100 ग्राम खाने पे कितनी कैलोरी एनर्जी मिलती है। सिंपली आप एक लाइन में यही सवाल पूछ रहा है। तो ओके, अगर केले की बात किया जाए स्टूडेंट यानी बनाना की, तो बनाना को अगर देखा जाए तो लगभग 100 ग्राम यूज करने पे लगभग 89 किलो कैलोरी एनर्जी आपको मिलती है। कितना? 89। यानी 100 ग्राम केला अगर आप खा रहे हैं तो आपको 89 किलो कैलोरी एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। अब ऑप्शन के थ्रू चलते हैं। यहाँ पे पहले ऑप्शन में दे रखा है 416 किलो कैलोरी, बहुत ज़्यादा दे रखा है, तो बेसिकली ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है 316 किलो कैलोरी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी सी कह रहा है 216 किलो कैलोरी, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी में दे रखा है 116 किलो कैलोरी। अगर फिक्स देखा जाए तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन अगर इस 89 से मैच कराया जाए तो लगभग सबसे करीब ऑप्शन यही आपको देखने को मिलेगा। अगर इस सवाल को करेक्ट माना जाए तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 116 किलो कैलोरी। ओके, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले सवाल की बात किया जाए स्टूडेंट, अगर हम क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो सवाल पूछ रहा है कि हाउ मेनी कैलोरीज आर गेन्ड बाय ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यानी एक ग्लास पानी अगर पिया जा रहा है तो उसमें कितना कैलोरी जो एनर्जी है वो आपको मिलेगा। तो बेसिकली वाटर में अगर देखा जाए तो कोई भी एनर्जी नहीं होती है, तो बेसिकली ये आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 0। यानी एक ग्लास अगर वाटर पी रहे हैं, एक ग्लास पानी अगर हम लोग पी रहे हैं तो 0 कैलोरी जो होता है एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि पानी में कोई भी कैलोरी नहीं पाई जाती। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट, द सबस्टांस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज। ओके, तो अगर सवाल क्या कह रहा है कि द सबस्टांस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगर देखा जाए तो उसकी बॉडी जो है कम से कम 80% इन चारों ऑप्शन में से किसके थ्रू बनी होती है? प्रोटीन या फैट, मिनरल या कार्बोहाइड्रेट। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात किया जाए स्टूडेंट, तो अगर मान लीजिए इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीवित ऑर्गेनिज्म की अगर बात किया जाए तो जीवित ऑर्गेनिज्म में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर इनऑर्गेनिक सबस्टांस देखा जाए, इनऑर्गेनिक सबस्टांस की बात किया जाए तो आपका हो जाएगा वाटर। यानी अगर इनऑर्गेनिक के बारे में पूछ रहा है तो आपका सबसे ज्यादा हो जाएगा वाटर। और अगर ऑर्गेनिक सबस्टांस के बारे में पूछ रहा है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में ऑर्गेनिक, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अगर यहाँ पे दो सवाल बनते हैं, अगर आपसे पूछे कि ह्यूमन बॉडी में अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनऑर्गेनिक सबस्टांस सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा वाटर। और अगर आपसे पूछे कि किसी ह्यूमन बॉडी के ओवरऑल ऑर्गेनिक सबस्टांस सबसे ज़्यादा यानी सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन।
तो यहाँ पे क्या पूछा है कि द सबस्टांस विच मेक्स अप अबाउट 80% ऑफ लिविंग मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म इज। तो यहाँ पे वाटर है नहीं, और यहाँ पे वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का भी कोई खेला नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 1। ओके, प्रोटीन जो होता है स्टूडेंट, ये सबसे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। ओके, रफली 80%, यहाँ पे सवाल में ही पूछ रखा है, ये रफली 80% पाया जाता है। ओके, तो प्रोटीन से बना होता है। अगला सवाल स्टूडेंट ये कह रहा है कि प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ यंग एंड ओल्डर पर्सन आर। जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है हमारे शरीर में, वो सबसे ज़्यादा यंग पर्सन में होती है, ओल्ड पर्सन में होती है। सॉरी, अगर प्रोटीन की बात किया जाए बेसिकली, तो प्रोटीन की अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है वो एल्डरली पर्सन को होती है। एल्डरली पर्सन यानी जो थोड़े से बुजुर्ग होते हैं, एल्डरली पर्सन। एल्डरली पर्सन जो होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड बाई, वो कई कारकों की वजह से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, मैं लिख ही दे रहा हूँ, बायोलॉजिकल फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया, या सोशल फैक्टर हो गया। सोशल फैक्टर, इन फैक्टर्स की वजह से जो एल्डरली पर्सन की जो बॉडी होती है काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होती है। और यही कारण है कि जो प्रोटीन की ज़रूरत होती है वो यंग पर्सन यानी जो नौजवान होते हैं उनसे ज़्यादा बुजुर्ग पर्सन में आपको डिमांड होती है। बेसिकली आप यूँ कह लीजिए कि जो एल्डरली पर्सन होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनमें प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यंग वन। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हायर इन ओल्ड एंड लोअर इन यंग पर्सन। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट कि द हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इज फाउंड। सबसे ज्यादा जो प्रोटीन इन चारों ऑप्शन में, पिजन पी, सोयाबीन, हॉर्स पी या व्हीट में, किस में पाया जाता है? तो इसका ये फैक्चुअल नेचर का सवाल है। बेसिकली ये आपका सोयाबीन में देखने को मिलेगा। सोयाबीन में आप अगर कहें तो सोयाबीन में यहाँ पे लिख के आपको बता ही दे रहा हूँ, सोयाबीन अगर देखा जाए, एक सीड लिया जाए, सोयाबीन का एक दाना लिया जाए, तो उसमें 40% आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। 40% के अलावा 20 से 23% आपको फैट देखने को मिलेगा, और इसके अलावा 30% आपको कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा किसी एक दाने में। सोयाबीन का अगर एक दाना आप लेके उसको केमिकली कंपोजिशन में ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें 40% प्रोटीन देखने को मिलेगा, 20 से 23% लगभग फैट देखने को मिलता है, 30% कार्बोहाइड्रेट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट इनमें से किस में पाया जाता है, तो आप यू कह लीजिए ऑप्शन नंबर बी, सोयाबीन में। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि अ रिच सोर्स ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, यानी प्रोटीन और फैट का जो दोनों का जो सबसे रिच सोर्स इन चारों में से कौन सा होगा? कोकोनट, ग्राउंडनट, सोयाबीन या सनफ्लावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्राउंडनट। ग्राउंडनट की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, ग्राउंडनट, ग्राउंडनट की अगर बात किया जाए तो ग्राउंडनट में मोटे तौर पे आप देखेंगे तो 25.3% आपको प्रोटीन देखने को मिलेगा। प्रोटीन कितना? 25.3%। इसके अलावा लगभग 48.1% आपको फैट देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि जो ग्राउंडनट है ये रिच सोर्स है किसका? बोथ प्रोटीन और फैट का। ओके, तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन और फैट का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, तो ग्राउंडनट हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, ये कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द अमीनो एसिड टायरोसिन। टायरोसिन बेसिकली एक अमीनो एसिड होता है, टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है। तो ये पूछ रखा है कि जो टायरोसिन होता है स्टूडेंट, टायरोसिन बेसिकली ये पूछा है कि प्रेजेंट इन प्रोटीन रिच फूड, तो ये क्या, इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है? यानी टायरोसिन के बारे में इन चार ऑप्शन में वो कौन सा ऑप्शन है जो कि गलत है? तो पहला ऑप्शन दे रखा है इट कैन हेल्प इंक्रीज एनर्जी लेवल, ये सही है।
ऑप्शन बी कह रहा है कि इट कैन हेल्प विद इमोशनल एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ये भी सही है। अगर इमोशनल और इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा तो बिल्कुल ये थर्ड ऑप्शन जो है इट कैन कम्बैट डिप्रेशन, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट फ्री रेडिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, ये आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो टायरोसिन के बारे में सही नहीं है। यानी अगर यहाँ पे दे रखा होता कि इट कैन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, यानी इट कैन नॉट प्रोटेक्ट, यहाँ पे अगर कैन की जगह अगर ये जो कैन वाला वर्ड है इसकी जगह अगर कैन नॉट दिया होता तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता। ओके, लेकिन यहाँ पे इट कैन प्रोटेक्ट दे रखा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। यानी जो टायरोसिन होता है स्टूडेंट, ये फ्री रेडिकल्स एजिंग के लिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, उसमें उसके प्रोटेक्शन में ये सहायक नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट की द सबस्टांस रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट, यानी इन चारों में ग्लूटेन, ग्लोबुलिन, ग्लाइसिन एंड लाइसिन में वो कौन सा सबस्टांस है जो कि गेहूं के आटे के द्वारा ब्रेड बनाने में हेल्पफुल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लूटीन। ग्लूटीन जो होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली जब मतलब आटे में पानी डाल के उसको गूंथा जाता है तो उसको इलास्टिक बनाता है, बेसिकली उसी में सहायक होता है, जिस वजह से कोई भी गेहूं का आटा जो होता है वो फाइनली ब्रेड बनाने में या रोटी बनाने में हेल्पफुल होता है, और उसका मेन वजह है ग्लूटीन उसमें पाया जाता है। ओके, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है स्टूडेंट की एन इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ डाइट इज, एन इसेंशियल वो कौन सी डाइट की कौन सी जरूरत है जो सहायक होती है इसमें, बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो किसी भी डाइट का इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ओके, अब कार्बोहाइड्रेट की मैंने पहले ही बता दिया कि इसका केमिकल फार्मूला CH2 होता है, या इसी को अगर बड़े फॉर्म में लिखा जाए तो C6H12O6 होता है। तो ये 6 एक है, ये 2 है, तो इसी वजह से यहाँ पे CH2 लिखा जाता है। ओके, तो दोनों करेक्ट है, बट ये शॉर्टकट में ये CH2 जो कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट में जो होता है वो कार्बन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। एक बार यूपीपीसीएस 2021 के प्री में पूछ लिया था कि कार्बोहाइड्रेट में वो कौन सा है जो एब्सेंट होता है, तो इसमें नाइट्रोजन ऑप्शन में था, नाइट्रोजन इसमें एब्सेंट होता है, आप फार्मूले से देख पा रहे होंगे। तो कार्बोहाइड्रेट जो है स्टूडेंट वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ओके, तो इसमें नाइट्रोजन एब्सेंट होता है। तो ये इसेंशियल किसी भी डाइट में इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला स्टूडेंट सवाल है कि द एलिमेंट दैट मेंटेन्स बैलेंस बिटवीन एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी, एल्कलिनिटी इन आवर बॉडी, यानी वो कौन सा एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी में एसिडिटी और एल्कलिनिटी, यानी आप यूँ कह लीजिए कि एसिडिक मतलब वो होता है, एसिडिटी का हिंदी में टर्म ध्यान में नहीं आ रहा थोड़ा सा ये, लेकिन ये बेसिक जो है ये क्षारी, इसे क्षारी बोलते हैं, किसको, बेसिसिटी को या एल्कलिनिटी को। तो ये एसिडिटी और एल्कलिनिटी जो होता है ये हमारी बॉडी में कौन सा मेंटेन करता है, तो बेसिकली ये फास्फोरस होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो होता है यानी फास्फोरस, फास्फोरस ये इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट, फॉस्फेट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। अच्छा, एसिडिटी का मतलब ध्यान में आ गया अम्लीय, अम्ल या क्षारीय। ओके, तो ये अम्लीय हो गया, ये क्षारीय हो गया। जो फॉस्फेट के फॉर्म में होता है फास्फोरस जो हमारे शरीर में पाया जाता है, यही जो होता है ये एसिडिटी और एल्कलिनिटी को हमारी बॉडी में बैलेंस बनाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, फास्फोरस। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी, इन चारों में से, यानी ग्लाइकोजन, अमीनो एसिड, फैट एंड टोकोफेरॉल, इन चारों में से कौन सा है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, तो ग्लाइकोजन लिवर में स्टोर होता है, ये सही है, ये स्टोर होता है, यहाँ पे पूछा है नॉट स्टोर। फैट, फैट तो हमारे शरीर में भर भर के पाया जाता है, तो ये भी स्टोर होता है। और इसके बाद क्या दे रखा है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड बेसिकली एक प्रोटीन का ही पॉलीमर होता है, यानी ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी होता है। तो अमीनो एसिड जो होता है स्टूडेंट ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता, तो
बेसिकली अमीनो एसिड ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में टोकोफेराल दे रखा है। टोकोफेराल की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो टोकोफेराल जो होता है हम लोग विटामिन ई को बोलते हैं। किसको? विटामिन ई को। विटामिन ई का ही केमिकल नेम है टोकोफेराल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो एसिड। अमीनो एसिड हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होता, बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो स्टोर होते हैं। ओके, अगला सवाल ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग विच फ्रूट इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। इन चारों में से यानी जंबो, करौंदा, लोकट एंड गुआवा, इन चारों ऑप्शन में से वो कौन सा फ्रूट है जो कि आयरन का सोर्स काफ़ी अच्छा है? तो वो ऑप्शन आपका हो जाएगा करौंदा। करौंदा में आयरन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ आयरन। सेम सवाल पूछ लिया है लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज कर दिया है। यहाँ वहाँ पे फ्रूट था, यहाँ पे वेजिटेबल्स दे रखा है। ओके, तो रिच सोर्स ऑफ आयरन की अगर बात किया जाए तो कैरेट में उतना नहीं होता है, मटर में भी उतना नहीं होता है, चावल में भी उतना नहीं होता है, लेकिन स्पाइनच जिसे हम लोग पालक बोलते हैं, इसका हिंदी में नाम है पालक। पालक में आयरन काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? आयरन में, मतलब पालक में। पालक में आयरन काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बेसिकली इसमें अगर कैलकुलेट किया जाए तो 180 ग्राम अगर पालक को हम लोग बॉयल करें तो लगभग 6.43 मिलीग्राम आयरन इसमें देखने को आपको यानी पाया जाएगा। तो ये काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल कह रहा है कि ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुकिंग बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ। यानी कहने का मतलब है कि जो बासमती राइस होता है, बासमती राइस जब इसे बॉयल किया जाता है तो ये काफी लंबा लंबा इसके दाने हो जाते हैं। इसके दाने जो होते हैं लंबे लंबे हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इसके दाने जब बॉयल किया जाता है तो ये लंबे लंबे हो जाते हैं? क्यों होता है? इसका रीजन ये है कि इसमें एमाइलोज जो होता है ये काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। एमाइलोज जो होता है वो बासमती राइस में काफी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ओके, अगर चावल में देखा जाए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में देख ही लेते हैं। चावल में अगर देखा जाए तो चावल में दो तरीके के स्टार्च पाए जाते हैं। स्टार्च की बात कर रहा हूँ। स्टार्च जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है आपका एमाइलोज और दूसरा जो होता है वो आपका होता है एमाइलोपेक्टिन। जिस भी चावल में एमाइलोज अगर पाया जाएगा उसके दाने बॉयल करने के बाद काफी लंबे लंबे हो जाएंगे। ओके, और जिस भी चावल में एमाइलोपेक्टिन ज्यादातर बहुतायत मात्रा में पाया जाएगा उसके दाने बहुत छोटे छोटे रहेंगे, यानी उसकी साइज बहुत छोटी होगी। ओके, तो बेसिकली आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दो तरीके के स्टार्च पाए जाते हैं। किसमें? चावल में। जिस चावल में, जैसे एग्जांपल के तौर पे बासमती राइस को लिया जाए तो बासमती राइस में जो एमाइलोज होता है वो काफी प्रचुर मात्रा में यानी ढेर मात्रा में पाया जाता है, जिस वजह से उसको अगर बॉयल किया जाए तो उसके दाने जो होते हैं वो काफी लंबे लंबे होते हैं और उसमें एमाइलोपेक्टिन काफी कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जो चावल काफी छोटे दाने, जिन चावल के दाने छोटे छोटे होते हैं बॉयल करने के बाद, उसमें एमाइलोज की कमी होती है लेकिन एमाइलोपेक्टिन भर भर के पाया जाता है। ओके, तो यही दो डिफरेंस है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहे हैं स्टूडेंट कि अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रेजेंस ऑफ विच ब्रिंग स्वीटनेस इन मिल्क। यानी जो दूध होता है, दूध में जो मिठास होती है वो किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है? माइक्रोज बिल्कुल नहीं, लैक्टोज शायद होता है, कैरोटीन बिल्कुल नहीं, सुक्रोज ये भी नहीं। यानी लैक्टोज होता है, लैक्टोज दूध में पाया जाता है। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है। डाइसैकेराइड का मतलब ये होता है, डाइसैकेराइड यानी इसको ब्रेक करने के बाद लैक्टोज को अगर ब्रेक किया जाए तो ये दो मोनोसैकेराइड में टूट जाता है। किस किस में? एक होगा आपका ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, यानी ऐसा सुक्रोज जो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर के बना होता है उसे हम लोग डाइसैकेराइड कहते हैं। तो अगर सॉरी उसको अगर डी नेचर किया जाए यानी लैक्टोज को अगर गर्म किया जाए तो वो दो चीज़ों में टूट जाएगा और
दो चीज क्या होंगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है और गैलेक्टोज भी आपका मोनोसैकेराइड है। ओके, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो आपके क्या बनते हैं, लैक्टोज। लैक्टोज क्या है, मिल्क सुक्रो मिल्क शर्करा है, यानी स्वीटनेस। ये जो दूध में स्वीटनेस आती है ये लैक्टोज की वजह से ही आपको देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो दूध की मिठास होती है वो लैक्टोज की वजह से होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि काउ मिल्क यानी जो गाय का दूध होता है, गाय का दूध इज येलोइश व्हाइट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी जो गाय का काउ मिल्क होता है, काउ मिल्क वो किस वजह से येलोइश कलर का होता है, येलोइश यानी थोड़ा सा पीलापन होता है, येलोइश व्हाइट कलर। ओके, इसका मेन कारण है कि उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है कैरोटीन। कैरोटीन पिगमेंट गाय के दूध में प्रेजेंट होता है, जिस वजह से उसका जो कलर होता है वो थोड़ा सा पीला होता है, यानी येलोइश कलर का होता है। ओके, वहीं पे अगर बफेलो यानी भैंस का देखा जाए, बफेलो मिल्क, तो बफेलो मिल्क में जो कैरोटीन होता है ये थोड़ा सा कम मात्रा में पाया जाता है, पाया तो जाता है लेकिन थोड़ा सा गाय के दूध के कंपेयर में अगर देखा जाए तो ये कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस वजह से जो होता है वो उसका ये भैंस का जो दूध होता है थोड़ा सा व्हाइटिश कलर का होता है। ओके, यानी बेसिकली ये व्हाइट कलर का होता है। तो आपसे यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है स्टूडेंट, काउ मिल्क इज येलोइश व्हाइट इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो कैसीन तो एक प्रोटीन है, ये तो होगा नहीं, लैक्टोज भी नहीं होगा, कैरोटीन टुगेदर विद कैसीन, कैसीन एक तरीके का प्रोटीन होता है, कैसीन जो होता है स्टूडेंट ये एक तरीके का प्रोटीन होता है। और ये प्रोटीन जो कैसीन होता है ये दूध में व्हाइट कलर प्रदान करता है, व्हाइट कलर। यानी आप यूं कह लीजिए कि ये गाय के दूध में कम मात्रा में पाया जाता है लेकिन ये भैंस के दूध में काफी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कैरोटीन टुगेदर विद कैसीन। कैसीन ही है जिस वजह से दूध का जो कलर होता है व्हाइट होता है, और ऑलमोस्ट ये जो प्रोटीन दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है ऑलमोस्ट उसमें 80% जो होता है वो कैसीन प्रोटीन ही पाया जाता है। ओके, और कैरोटीन जो होता है वो पीलापन प्रदान करता है किसके, गाय के दूध को। ओके, अगला सवाल है कि कैसीन इज मिल्क बैक्टीरियम नहीं, शुगर नहीं, फैट नहीं, प्रोटीन। तो कैसीन जो है स्टूडेंट वो मिल्क का क्या है, प्रोटीन है, या ऑलमोस्ट ये 80% पाया जाता है दूध में। अगला सवाल है स्टूडेंट 66 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कहीं भी करेक्टली नहीं पूछा है, हर जगह आपको नॉट करेक्टली ही देखने को मिलेगा। तो पहला यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है, इसके अलावा यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सैकरीन कार्बोहाइड्रेट होता है, ये पता नहीं अभी देखते हैं। एड्रेनालिन जो होता है ये हार्मोन होता है, ये बिल्कुल सही है। एड्रेनालिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। थायमीन यानी विटामिन, थायमीन विटामिन वन को कहते हैं, बी वन को कहते हैं, बी वन, विटामिन बी वन को कहते हैं। तो ये विटामिन होगा, सही बात है। केराटिन एक तरीके का प्रोटीन होता है, यानी अगर देखा जाए तो जो नाखून होता है, नेल्स होता है, नेल्स के अलावा जो हुप्स होते हैं यानी खूर जिसे हम लोग बोलते हैं, ये सब में केराटिन प्रोटीन। और इसके अलावा ये आपका हेयर हो गया, हेयर बाल, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, हुप्स हो गया, इन सब में क्या होता है, केराटिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो केराटिन प्रोटीन ऑप्शन ये करेक्ट है, ये विटामिन वाला सही है, ये एड्रेनल हार्मोन है। लेकिन साइकरीन की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए में, तो साइकरीन की अगर बात किया जाए, साइकरीन एक कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। ओके, साइकरीन जो होता है ये बेसिकली आपका आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। साइक्रीन क्या होता है स्टूडेंट, ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, और ये लगभग 300 से 400 गुना यानी टाइम्स ज्यादा स्वीट होता है किसके कंपेयर में, सुक्रोज के। यानी 300 टू 400 टाइम्स मोर या मोर स्वीट दैन सुक्रोज।
अगर सुक्रोज को एक मेजर के तौर पे लिया जाए तो सुक्रोज से लगभग 300 से 400 गुना जो होता है ज़्यादा स्वीट होता है क्या, सैकरीन। ये एक बार यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछ रखा है किसी और टॉपिक में। जब वो सवाल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये एक ऑप्शन में दे रखा था, मल्टी स्टेटमेंट ऑप्शन क्वेश्चन था। तो उसमें पूछ रखा था कि सैकरीन का जो स्वीटनेस होता है वो कितने गुना होता है, तो ये ऑलमोस्ट 300 से 400 गुना होता है। ओके। और ये कार्बोहाइड्रेट वाला ये जो इसका रिलेशन है ये गलत है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा है। तो सैकरीन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, ये एक प्रकार का आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। ओके। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द टिश्यू आर फॉर्म्ड इन बॉडी। टिश्यूज हैं जो जो ऊतक होते हैं, आर फॉर्म्ड इन बॉडी बाई फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट ये भी नहीं होगा, विटामिन ये भी नहीं होगा, प्रोटीन की वजह से होते हैं। यानी जो प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में, ये टिश्यू के बनाने में या टिश्यू के बनने में हेल्पफुल होता है। ओके। यानी आप जो भी जिम जाने वाले हैं, जो फिजिकली ज़्यादा वर्क करते हैं, उनको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो भर भर के पाउडर खाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी जिम जाने वाले लोग होते हैं वो प्रोटीन का मतलब अलग से शेक बना के पीते हैं। ओके। तो बेसिकली क्यों पीते हैं, उसका यही रीज़न है कि उसके टिश्यूज होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो फिजिकली एक्सरसाइज कर पाए। ओके। तो जो भी टिश्यू है हमारी बॉडी में वो किसकी वजह से बनते हैं, तो प्रोटीन की वजह से बनते हैं। अगला सवाल है स्टूडेंट, अल्फा केराटीन। अभी पिछले सवालों में हम लोगों ने देखा अल्फा केराटीन एक तरीके का प्रोटीन होता है, ये कहाँ पे पाया जाता है। तो अल्फा केराटीन जो प्रोटीन होता है, अल्फा केराटीन प्रोटीन, ये ज़्यादातर आपको स्किन में देखने को मिलता है। ओके। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। स्किन, लिम्फ में नहीं पाया जाता, ब्लड में भी नहीं पाया जाता और एक्स में भी नहीं पाया जाता। अल्फा केराटिन जो प्रोटीन होता है वो स्किन में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। और केराटिन नामक प्रोटीन जो होता है वो नाखून में भी आपको देखने को मिलेगा। और जो हुप्स यानी जिसे जो गाय और भैंस के पैर के नीचे जो खूर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग हुप्स कहते हैं, हुप्स, उसमें भी आपको देखने को मिलता है केराटिन प्रोटीन। ओके। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस इज नॉट अ प्रोटीन। इन चारों ऑप्शन में से कॉटन, हेयर, स्पाइडर सिल्क एंड होप्स में कौन सा प्रोटीन नहीं है। तो इसका हेयर में, हेयर एक प्रोटीन होता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है, मैंने अभी अभी बताया आपको। होप्स जो होता है इसमें भी आपको देखने को मिलेगा। और आपका जो स्पाइडर सिल्क होता है स्टूडेंट, स्पाइडर सिल्क में भी आपको ये देखने को मिलेगा। ओके। लेकिन कॉटन में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कॉटन क्या होता है स्टूडेंट, एक प्योर सेलुलोज होता है। बेसिकली यह एक तरीके का, कॉटन जो होता है एक तरीके का प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज है, ना कि एक प्रोटीन है। ओके। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कि कौन सा प्रोटीन नहीं है, तो कॉटन हो जाएगा। कॉटन क्या है, एक तरीके का सेलुलोज होता है, ना कि एक प्रोटीन होता है। ओके। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डी नेचर अ प्रोटीन। यानी इन चारों ऑप्शन में से हीट हो गया, इंफ्रारेड रेड हो गया, रेस हो गया, एक्सरे हो गया और हैवी मेटल साल्ट हो गया, इन चारों में से वो कौन सा है जो कि प्रोटीन को डी नेचर नहीं करता, प्रोटीन को डी नेचर नहीं करता। तो वो आपका हो जाएगा इंफ्रारेड रेज। ओके। तो प्रोटीन हीट यानी उसको गर्म किया जाए तो डी नेचर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सरे की सहायता से भी वो डी नेचर हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर एक्सरे प्रोवाइड किया जाए तो कोई भी प्रोटीन डी नेचर हो जाएगा। हैवी मेटल साल्ट जो होते हैं वो भी डी नेचर है, प्रोटीन को डी नेचर होने में हेल्पफुल होते हैं, लेकिन इंफ्रारेड जो रेज होती है ये उसको डी नेचर नहीं कर पाता। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो करेक्ट हो जाएगा। पूछा है कौन सा करेक्ट मतलब जो करेक्ट आंसर है जो कि डी नेचर नहीं करता किसको, प्रोटीन को। तो इंफ्रारेड जो होती हैं वो डी नेचर नहीं कर पाती, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम्स इज करेक्ट। यानी बेसिकली आप ये कह लीजिए सवाल ही पूछ रहा है कि एंजाइम के बारे में कौन सा करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला कह रहा है कि दे आर बायो कैटालिस्ट, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। बायो कैटालिस्ट
कैटालिस्ट क्या होता है स्टूडेंट, जब भी हमारी बॉडी में कोई रिएक्शन हो रहा होता है, अगर वहां पे एंजाइम प्रेजेंट हो जाए या एंजाइम पहुंच जाए तो उस रिएक्शन को तेज कर देता है, यानी इनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो एंजाइम बेसिकली एक तरीके का कैटालिस्ट होता है और ये हमारे शरीर में पाया जाता है, तो इस वजह से इसे बायो कैटालिस्ट भी कहते हैं। और ये इसका मुख्य काम ही है कि ये कैटालिस्ट जो होता है ये किसी भी रिएक्शन को तेज कर देता है। ओके, तो पहला जो यहाँ पे स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि दे परफॉर्म देयर एक्शन ऑन द साइट वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी एंजाइम जो होता है जहाँ पे बनता है वहीं पे ये परफॉर्म करता है। ओके, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे, बोथ 1 and 2। अगला सवाल कह रहा है कि हाउ मच प्रोटीन अ लैक्टेटिंग मदर रिक्वायर्स इन अ डेली डाइट। अगर डेली डाइट की बात किया जाए यानी अगर यहाँ पे देखा जाए प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर प्रोटीन के बारे में देखा जाए कि डेली किसी भी इंसान को, चाहे वो नवजात शिशु से लेकर बुजुर्ग तक हो, किसी को कितना मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, तो अगर उसको क्लासिफाई किया जाए तो अगर बेबीज़ को देखा जाए, बेबीज़ जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें लगभग अगर देखा जाए तो 10 ग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है, किसकी, प्रोटीन की। इसके अलावा स्कूल एज किड होते हैं, जो स्कूल एज किड होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो 19 से लेके 34 ग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है। अगर आप किसी टीनेज बॉय की बात किया जाए, टीनेज बॉय, अगर बॉय में देखा जाए तो ये लगभग 52 ग्राम पर डे इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन अगर टीनेज गर्ल की बात किया जाए, गर्ल की अगर बात किया जाए तो ये 46 ग्राम हो जाएगा, यानी टीनेज गर्ल में थोड़ी सी बॉयज़ के कंपेयर में कम ज़रूरत होती है। अगर और देखा जाए इसमें एडल्ट मैन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, एडल्ट मैन यानी वयस्क जो मनुष्य होते हैं, एडल्ट मैन में ये लगभग 56 ग्राम पर डे होता है। ओके, और अगर एडल्ट वुमेन की बात किया जाए, एडल्ट वुमेन की बात किया जाए तो ये लगभग 46 ग्राम होता है पर डे। ओके, लेकिन अगर लैक्टेटिंग मदर यानी कोई भी अगर महिला प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग है, उसको कितना ज़रूरत होता है प्रोटीन का पर डे, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 65 to 70 ग्राम्स होता है पर डे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी किसी लैक्टेटिंग मदर को एक दिन में लगभग 65 से लेकर के 70 ग्राम तक प्रोटीन की जरूरत होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल ये कह रहा है स्टूडेंट कि मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑलमोस्ट कंप्लीट डाइट टू द न्यूबॉर्न बट इट लैक्स द फॉलोइंग, यानी जो मदर मिल्क होता है, मदर का यानी माँ का कोई दूध होता है, अगर वो मदर्स मिल्क, उसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ पाए जाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट एक, वो एक्सेप्ट क्या है, वो आपका इसमें अपसेंट आयरन होता है, यानी मदर के मिल्क में अपसेंट आयरन यानी आयरन की कमी होती है। बाकी लगभग अगर देखा जाए तो प्रेजेंट क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका जिंक हो गया, जिंक के अलावा कैल्शियम हो गया, कैल्शियम के अलावा विटामिन ए हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सब जो होते हैं ये मदर्स के मिल्क में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें आयरन अपसेंट होता है, यानी इसमें ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपको ऑलमोस्ट इसमें लैक होता है। ओके, यानी ये अपसेंट होता है। ओके, बाकी सारे ये मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम, ये सब पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या कह रहा है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेन ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, ऑल दे दिया है। ओके, ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, पिछले वाले लेक्चर में मैंने इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का आपको मतलब मैंने समझाया था, यानी ऐसा अमीनो एसिड जो हमारे शरीर में नहीं बनता, जिसे हम लोग बाहर से फूड के रूप में इंटेक करते हैं यानी खाते हैं, उसे हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड की दर्ज में कैटेगरी में रखते हैं। ओके,
तो यहाँ पे जो एग है यानी अंडा जो होता है उसमें सभी तरीके का इसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एग। ओके, अगला सवाल है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग ईटेबल्स इज द बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल द अमीनो एसिड। ओके, तो यहाँ पे पिछले वाले सवाल में थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा सा डाउट ये है, स्टूडेंट पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फूड मटेरियल कंटेंस ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड। तो एग तो है ही, एग के अलावा मिल्क में भी आपको सभी अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, इसके साथ साथ आपको सोया बीन में भी सभी अमीनो एसिड देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे राइस होता है, राइस चावल, उसमें सभी अमीनो एसिड आपको देखने को नहीं मिलते। तो इसका अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो सी एंड डी ये चारों होगा। तो बी, सी एंड डी ये चारों ऑप्शन इसके करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका इसका गलत हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप तीनों ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर मोर एक्यूरेट अगर इसका आंसर जाना चाहें तो आप एग यानी ऑप्शन नंबर सी पे जा सकते हैं, क्योंकि एग जो होता है वो प्रॉपर उसमें सभी अमीनो एसिड पाए जाते हैं। वही सेम सवाल यहाँ पूछ रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बेस्ट सोर्स ऑफ ऑल इसेंशियल अमीनो एसिड, तो इसका आंसर वही हो जाएगा एग। ओके, अंडे में जो होता है सभी प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, असर्शन और रीजन कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है कि सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज अ गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल, यानी जो सूरजमुखी यानी सूर्यमुखी का जो तेल होता है वो गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है, यानी ये काफ़ी फायदेमंद होता है खासकर हर्ट वाले पेशेंट को। ओके, एंड रीजन कह रहा है कि इट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दो तरीके की फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड दो तरीके के होते हैं, एक हो गया आपका सैचुरेटेड और दूसरा हो गया आपका अनसैचुरेटेड। जब फैट वाला टॉपिक आएगा तो हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बेसिक समझ लेते हैं कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है स्टूडेंट ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है, और अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है ये हमारे शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है। ओके, तो दोनों कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये कह रहा है, पहला असर्शन तो करेक्ट है, कह रहा है कि सनफ्लावर ऑयल इज रेटेड एज अ गुड क्वालिटी एडिबल ऑयल, ये करेक्ट आंसर है। और रीजन क्या कह रहा है कि इट कंटेन्स हाई क्वांटिटीज ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यहाँ पे अनसैचुरेटेड जो कि हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है ये बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, किसमें, सनफ्लावर ऑयल में, तो ये भी करेक्ट आपका हो जाएगा। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और इसके अलावा रीजन जो है वो असर्शन को फुलफिल कर रहा है, यानी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, कुछ मॉलिक्यूल्स दे रखा है, उसके एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट पाए जाते हैं, क्या क्या पाए हो जाते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो पहला दिया है कि विटामिन B12, विटामिन B12 को मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका नाम ही है कोबालामीन, यानी जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो जिसमें कोबाल्ट होगा वही इससे मैच करा दीजिए। विटामिन B12 ऑप्शन नंबर बी से मैच करा दे रहे हैं, यानी ए का बी, तो यानी सी और डी ऑटोमेटिक चला गया। ओके, अब हीमोग्लोबिन की अगर बात किया जाए तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, किसमें, हमारे ब्लड में पाया जाता है, और इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें आयरन होता है। तो अगर हीमोग्लोबिन को आयरन से मैच करा दिया जाए तो बी का 4, तो ऑप्शन नंबर एक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। क्लोरोफिल की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम, तो सी का आपको एक से मैच करा दीजिए। एंड चाल्कोपाइराइड में कॉपर पाया जाता है। ओके, तो डी का 3, तो ऑप्शन नंबर एक आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक। ओके, अगला सवाल स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स दे रखा है, यहाँ पे फिर से वही सवाल लगभग रिपीट हो गया है, एलिमेंट्स उसमें कौन कौन से पाए जाते हैं। विटामिन B12 में मैंने आपको बताया कि कोबालामिन नाम ही है, तो कोबाल्ट इसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन ए का 2 अगर देखा जाए तो यहाँ भी ए और सी और डी चला गया।
हीमोग्लोबिन मैंने आपको बताया कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है, तो बी का 4 हो गया। सेम ये करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, मैंने बता ही दिया। ब्रास की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, ब्रास ब्रास का जो कंपोजिशन है, ब्रास जो होता है वो कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, यानी ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक से मिलकर के बना होता है। तो कॉपर यहाँ पे दे रखा है, ब्रास जो है वो कॉपर, यानी डी का 3। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता एक और नाम है स्टूडेंट, जिसे हम लोग ब्रॉन्ज बोलते हैं। ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज जो होता है स्टूडेंट, उसमें कॉपर होता है प्लस इसके साथ साथ टिन भी होता है, यानी ब्रॉन्ज में जो होता है यहाँ पे टिन आ जाता है, और ब्रॉस में जो होता है यहाँ पे आपका जिंक आ जाता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, आई होप यहाँ तक आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। और किसी भी तरीके का कोई डाउट अगर आपको क्वेश्चन में लग रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उस कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। ओके, और ये टॉपिक जो विटामिन और न्यूट्रिशन का था यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में होगा। तो जो भी नया टॉपिक होगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखते हैं। ओके, तब तक के लिए सभी को, आप सभी को थैंक यू सो मच।